हेलो, वेलकम टू सीजी एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे दो चरों का रैखिक समीकरण। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो चरों का रैखिक समीकरण होता क्या है और उसके कितने हल हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण को हम किस प्रकार से हल करते हैं। रैखिक समीकरणों को हल करने की हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। उनमें से हम कुछ मेन विधियों को पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहली विधि क्या आती है हमारे पास? प्रतिस्थापन विधि। तो हम देखते हैं कि क्या होता है प्रतिस्थापन विधि और उस विधि द्वारा हम रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहली विधि कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हम समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x ऋण y बराबर ऋण 1, ये समीकरण पहला। उसके बाद 3x ऋण 2y बराबर हमारे पास कितना है? 12 है। ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। इस प्रकार से हमको दो समीकरण दे दिया जाएगा। इसको किस विधि से हल करना है? हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कैसे हल करते हैं देखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस विधि में दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण को सिलेक्ट करेंगे और हम सिलेक्ट करते हैं समीकरण फर्स्ट को। ठीक है, तो देखते हैं कहां से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, ठीक है, क्योंकि हमने समीकरण 1 को सिलेक्ट किया है। ठीक, समीकरण 1 क्या है हमारा? x ऋण y बराबर ऋण 1 है। ठीक, अब देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, x का मान निकालूंगा। उसके लिए क्या चाहिए हमको कि y को क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे। कर देते हैं, तो x बराबर इधर क्या है? ये ऋण y है, उधर जाके क्या हो जाएगा? ऋण 1 धन y हो जाएगी ये। उसके आगे x बराबर, देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं? अरेंज कर सकता हूं, क्योंकि y क्या है? प्लस है और एक क्या है यहाँ पे? माइनस में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसमें प्लस है उसको पहले रख लेते हैं, मतलब y क्या हो गया पहले, और उसके बाद हमने रखा क्या? 1। तो क्या हो गया? x का मान हमको कितना मिल गया? y ऋण 1 मिल गया। ये था हमारा पहला काम। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि हमको जो x का मान मिला है, ठीक है, हमको यहाँ पे जो x का मान मिला है उसको किस समीकरण में रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि हमको x का मान यहां से मिला है तो उसको कहां रखेंगे? समीकरण 2 में। तो अब देखते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, हमारे पास समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 हमारे पास है 3x ऋण 2y बराबर 12। ठीक, अब समीकरण 2 में क्या करना है हमको? हमको जो ये x का मान मिला है, ठीक है, इस मान को हम कहां रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो रख देते हैं समीकरण 2 में x का मान। देखिए 3x की जगह हम कितना रखना है हमको? y ऋण 1 रखना है। रख देंगे यहां पे y ऋण 1, फिर क्या है? ऋण 2y हो गया बराबर कितना है यहाँ पे? 12। ठीक, अब क्या करेंगे? 3 का गुणा करेंगे, इससे कितना हो जाएगा? 3y। 3 का गुणा 1 से करेंगे, कितना हो जाएगा? ऋण 3, और ऋण यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2y का 2y बराबर 12। हम लोगों ने बहुपद में क्या पढ़ा था कि जो एक जैसे पद होते हैं, जैसे ये 3y और ये 2y, दोनों एक जैसे हैं, ये धन में है ये ऋण में है, तो धन और ऋण क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। ठीक, तो 3y में से 2y गया, बचा कितना? y। बड़े में कौन चिन्ह था? प्लस था, तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस में आएगा। और ऋण 3 को हम क्या करेंगे? उधर लेके जाएंगे, तो कितना मिलेगा हमको? यहाँ पे 12। ऋण 3 इधर था, ऋण में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये धन 3 हो जाएगा। मतलब y बराबर हमें कितना मिला? 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। तो हमको y का मान मिल गया यहाँ पे 15। ठीक, हमको अभी तक क्या मिला? सिर्फ y का मान मिला है, अभी भी x का मान हमको नहीं मिला है। जैसे कि x का मान यहाँ मिला था ना, y ऋण 1, ये x का एक्चुअल मान नहीं है, तो हमको y का मान मिला। अब इस y के मान को या तो मैं समीकरण 1 में रखूंगा या फिर समीकरण 2 में रखूंगा। उसको रखने के बाद हमको x का मान मिल जाएगा। ठीक, तो रख के देखते हैं कहां पे? समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में। मैं रख देता हूं समीकरण 1 में। तो पुनः जाते हैं हम लोग कहां पे? समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x ऋण y बराबर कितना था? यहाँ पे ऋण 1 था। अब इसमें मान रख देंगे हम। किसका मान रखना है हमको? y का मान रखना है। तो x ऋण y का मान कितना है यहाँ पे? 15। तो y का मान मैंने रख दिया 15 बराबर ऋण 1। अब क्या करेंगे? इस ऋण 15 को उधर लेके जाएंगे। ऋण 15 किधर लेके जाएंगे? इधर। तो ऋण 15 को जब हम इधर लेके जाते हैं तब हमको क्या मिलेगा? x ऋण 15 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे बराबर ऋण 1 था, वैसे लिख देंगे ये ऋण 1 को वहां पे, और ये ऋण 15 उधर जाके क्या हो जाएगा? धन 15 हो जाएगा, इस प्रकार से। और x बराबर,
अब देखिए यहाँ पे ये धन है, एक ऋण है, मतलब एक धन एक ऋण, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। 15 में से एक को घटा देंगे, कितना बच जाएगा यहाँ पे 14। तो हमको x का मान कितना मिल गया अब यहाँ पे 14। तो ओवरऑल ठीक है, इस समीकरण में मतलब इन दोनों समीकरणों का जो हल हुआ तो हमको क्या मिल गया, x बराबर 14 मिला। उसके अलावा y बराबर हमको क्या मिल गया, यहाँ पे 15 मिल गया। बस इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण को हल कर सकते हैं। और हमको यहाँ पे x और y का मान मिल गया कहाँ पे, इस समीकरण में। तो ये कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि थी। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं क्यों बोला जा रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि। आप यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने क्या किया, इस समीकरण को हल किया। हल करने के बाद हमको x का जो मान मिला था, ठीक है, x का जो भी मान हमको मिला y ऋण 1, इसको मैं प्रतिस्थापित कर दूंगा। देखिए समीकरण 1 से प्रतिस्थापित किया कहां पे, समीकरण 2 पे, यहां पे था, उसको मैंने समीकरण 2 में रखा। उसके बाद जो मुझे समीकरण 2 में y का मान मिला, उसको मैं फिर कहां पे रख रहा हूं, समीकरण 1 में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हम इसमें जो वैल्यू मिलती है उसको प्रतिस्थापित करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह रख देते हैं। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास दूसरी विधि कौन सी है समीकरणों को हल करने की। तो देखते हैं दूसरी विधि, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। देन समीकरण को हल करने की हमारे पास जो दूसरी विधि है वो कौन सी विधि है, विलोपन विधि। ठीक है, तो देखते हैं क्या है विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि को भी समझने के लिए हम क्या देखेंगे, एक उदाहरण देखते हैं। तो हमारे पास जो उदाहरण है विलोपन विधि के लिए, उदाहरण है x धन y बराबर कितना है यहाँ पे 6, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके अलावा x ऋण y बराबर कितना है यहाँ पे 2, इसको मान लिया समीकरण 2। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, विधि का नाम विलोपन विधि, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक को विलुप्त कर देंगे, गायब कर देंगे। अब कैसे गायब होगा वो, तो समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए, या तो हम x को सेम कर लेंगे, सेम करने का मतलब ये धन x है तो ये भी धन x, ये धन 2x होता है तो इसको भी धन 2x सेम करते, या फिर हम क्या करते, y को सेम कर लेते। जैसे ये धन y है तो ये भी धन y, अगर ये धन 20y होता तो इसको भी हम क्या करते, धन 20y करते। मतलब या तो x या फिर y क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू बराबर होने चाहिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को विलुप्त कर सकते हैं। तो इस समीकरण को आप देखिए, इस समीकरण में पहले से ही x की जो वैल्यू है, x का जो मान है वो बराबर है धन 1y धन 1x और धन 1x, एक लिखा नहीं गया लेकिन है, ठीक है। तो x दोनों क्या है वहां पे बराबर है। अब हम x को ही विलुप्त कर देंगे, मतलब जो सेम होगा उसको हमको क्या करना है, विलुप्त करना है। कैसे विलुप्त होगा, देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। भाई दोनों बराबर हो गए, आप x की वैल्यू, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देना, घटा देना। घटा दें तो घटाने में क्या आ जाएगा, नीचे का पूरा चिन्ह बदल जाएगा। ये क्या हो गया, ऋण हो गया, ये ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। उसके बाद ये धन है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण हो जाएगा। नीचे के पूरे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब देखिए x में से x घट जाएगा, भाई धन x और ऋण x पूरा क्या हो गया, कट गया, विलुप्त हो गया मतलब, ठीक। अब देखिए धन y और ये भी क्या है, धन y है, पहले ऋण था बट अब क्या हो गया, धन है। तो y और y कितना हो जाएगा यहाँ पे 2y बराबर 6 में से 2 चला जाएगा, ठीक है, ऋण है तो 6 में से 2 गया, बच्चा कितना यहाँ पे 4। अब देखिए y बराबर 4/2, मतलब y बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4, तो y का मान हमें कितना मिल गया यहाँ पे 2, y बराबर हमें 2 मिल गया। इसमें हमने क्या किया, x को विलुप्त किया है, ठीक। अब क्या करना है हमको, y का मान मिल जाने के बाद इस y के मान को या तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में रखूंगा या फिर समीकरण 2 में रखूंगा। किसी भी एक समीकरण में मैं y के मान को रखता हूं तो मुझे x का मान मिल जाएगा। वो किस प्रकार से मिलता है देखते हैं इसको। अब लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख देते हैं y का मान कितना था हमारे पास, x धन y का मान कितना है, यहाँ पे 2 आया तो 2 रख दिया, बराबर कितना हो गया यहाँ पे 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 ऋण 2, मतलब कि y बराबर x बराबर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 4। तो x का मान हमको मिल गया यहाँ पे 4। देखिए x धन 2 बराबर क्या हो गया 6, हमने यहाँ पे 2 किसका मान रखा है, y का मान रखा है, और x बराबर क्या 6 ऋण 2, मतलब x बराबर क्या मिल गया, ओवरऑल हमको 4 मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे हम लोग देखें तो x बराबर हमको 4 और y बराबर हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम विलोपन विधि से क्या कर सकते हैं कि इन्हीं दो समीकरणों को हल कर सकते हैं। लेकिन क्या विलोपन विधि इतना आसान होगा? नहीं, विलोपन विधि जितना आसान यहाँ पे दिख रहा है उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक, कैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो इसको बस थोड़ा सा डिफिकल्ट करके देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि विलोपन विधि में हम लोग किस प्रकार से समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं विलोपन विधि से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। तो विलोपन विधि से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास इस विधि से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है वो कितना है, 5x धन 4y बराबर 22। उसके अलावा कितना है, 3x धन 6y बराबर 24। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इसमें क्या अलग है, ये कैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, इसको समझें। तो पहले वाले उदाहरण में क्या था, वहां पे x पहले से ही बराबर था। ठीक है, अब यहां पे क्या है, x पहले से ही बराबर नहीं है, ना तो y बराबर है, यहां कुछ भी बराबर नहीं है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले या तो x को या फिर y को हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। वो किस प्रकार से करते हैं बराबर, देखिए हम क्या करेंगे। बराबर करने का हालांकि दूसरा मेथड है जिससे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उसके बाद उसको गुणा करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं डायरेक्ट विधि, जिससे हम लोग डायरेक्ट इसके x के मान को बराबर कर सकते हैं या फिर y के मान को बराबर कर सकते हैं। कौन सी विधि देखते हैं, क्या करेंगे। देखिए x के सामने क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ x के सामने क्या है, 5 है। तो मैं क्या करूंगा, 5 का गुणा इस समीकरण में कर दूंगा और 3 का गुणा इस समीकरण में कर दूंगा। मतलब क्या करना है हमको कि समीकरण 1 में किसका गुणा कर, देखिए समीकरण 1 में किसका गुणा करना है हमको, 3 का व समीकरण 2 में किसका गुणा करना है, यहाँ पे 5 का गुणा करने पर गुणा कर देंगे। ठीक, हालांकि हम लोग ऐसे डायरेक्ट गुणा नहीं करते, पहले क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं और जो लघुत्तम आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बट यहाँ पे जो इजी मेथड है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो गुणा कर देंगे, क्या होगा देखिए, ऊपर किसका गुणा करना है हमको, यहाँ पे गुणा करना था 3 का और इसमें गुणा करना था किसका, 5 का। करते हैं, देखिए 3 का गुणा 5 से करूं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15x। 3 का गुणा 4 से होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, धन 3 4 12y। फिर बराबर 3 का गुणा 22 से होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 66 हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा फिर देखिए 3x है तो 5 का गुणा 3x से होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15x। उसके बाद धन 5 का गुणा 6 से होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 30y बराबर 5 का गुणा 24 से होगा, तो 5 4 20 बचा 2 और 5 2 10 2 12 120। इस प्रकार से आ गया। अब इसमें क्या नया हुआ, इसमें नया ये हुआ कि हम लोगों ने जो पहला एग्जाम्पल देखा था ये बिल्कुल उसी की तरह हो गया है। देखिए यहाँ पे x और x दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये 15x ये भी 15x बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि विधि का नाम है विलोपन विधि, इसको हम क्या कर सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं। कर देते हैं विलुप्त। विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा देते हैं, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, माइनस। ठीक है, ये धन है तो इसका चिन्ह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ऋण। ये क्या था, धन था तो इसका चिन्ह भी क्या हो गया, यहाँ पे ऋण हो गया, बदल गया। ठीक, अब देखिए 15x ये धन है और ये ऋण है, कट गया। 12y में से 30y, अब देखिए ये धन है ये ऋण है, क्या होगा, धन और ऋण घट जाएगा। लेकिन बड़े में से छोटे को घटाना है, 30 में से 12 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 में से 12 गया तो यहाँ बच गया 18y। ठीक, अब देखिए बड़े में कौन सा चिन्ह है, ऋण है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऋण बराबर। अब देखिए 120 में से क्या घटाना है, यहाँ पे 66 घटाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक धन और ये ऋण घट जाएगा तो एक बड़े में से छोटा घटाएंगे। 120 में से 66 घटाइए, 10 में से 6 गया, बचा कितने यहाँ पे 4 और 11 में से 6 गया, बचा कितने यहाँ पे 5, 54 हो गया। ठीक, अच्छा बड़े में ऋण है तो यहाँ पे लग जाएगा ऋण 54। अब आगे क्या करेंगे, हमको चाहिए y का मान, तो y बराबर कितना होगा, ऋण 54 बटे ऋण 18। देखिए ऋण ऋण धन हो गया और 18 तिया 54, मतलब y बराबर हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पे y का मान हमको मिल गया 3। ठीक, अब इसके बाद आप लोगों को पता है अब क्या करना है, हमको y का मान मिल जाने के बाद इस y के मान को या तो मैं समीकरण 1 में रख दूंगा या फिर समीकरण
2 में रख दूंगा और उसके बाद हमको क्या मिलेगा, उसके बाद हमको मिलता है x का मान। तो रख के देखते हैं किस प्रकार से वो मिलेगा हमको। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 में किसका मान रखना है हमको, y का मान रखना है। y का मान रखने पर मान रख देते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि मान रखने पर हमको क्या मिलेगा। कितना है यहाँ पे 5x धन कितना है 4y 4, अच्छा y की जगह हमको क्या रखना है 3 रखना है, तो y की जगह मैंने कितना रख दिया यहाँ पे 3 बराबर कितना है 22, तो यहाँ रख देंगे कितना 22। उसके बाद 5x धन 4 से कितना हो गया 12 बराबर 22। ठीक, फिर से 5x 12 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 ऋण 12। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर 22 में से 12 गया कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और 5 यहाँ पे क्या है गुणा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा इससे भाग हो जाएगा, 5 दूने 10। तो x बराबर हमको क्या मिल रहा है, x बराबर हमें मिल रहा है 2। इस प्रकार से हम विलोपन विधि से भी क्या कर सकते हैं, समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सीजी बोर्ड में कई सालों से पूछा जा रहा है और इस साल भी इस क्वेश्चन को पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, इस साल पूछा जा सकता है। तो ये भी एक क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो आपके बुक में होंगे या फिर कहीं भी आपको मिले इस प्रकार के क्वेश्चन, आप उनको क्या करते रहिए, सॉल्व करते रहिए प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तीसरी विधि, समीकरणों को हल करने वाली। ठीक है, तो तीसरी वीडियो देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।